नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। तो साथियों, क्रैश कोर्स का आज हमारा ये 15वां दिन है। ठीक है साथियों, इससे पहले 14 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं और उन 14 क्लासों में हमने 7 यूनिट कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जिसमें मैक्रो, माइक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग शामिल है। तो साथियों, आज हमारे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का ये पार्ट फर्स्ट है और अगर आपको हमारी जो पिछली क्लासेज है उनको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप क्लासों को देख सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो साथियों, अगर बात की जाए पर्यावरण अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो साथियों, सबसे पहले तो ये बात कि हमें अर्थशास्त्र में पर्यावरण को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो साथियों, जैसा देखा होगा आपने कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, तो पर्यावरण जैसे कि हमारे चारों तरफ जो भी ये वायुमंडल है, ठीक है, जो वातावरण है, हवा है, पानी है, ये सारी चीजें क्या है साथियों, ये पर्यावरण। ठीक है, अब बात आती है पर्यावरण में हम पढ़ते हैं आर्थिक पर्यावरण, यानी पर्यावरण अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं आर्थिक पर्यावरण। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण। अब अर्थशास्त्र में हमें पर्यावरण को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। अब जैसे कि यह बात चल रही है आर्थिक पर्यावरण की। अब जैसे कि पर्यावरण में कुछ घटक होते हैं, पर्यावरण में क्या होते हैं, कुछ घटक होते हैं, इनका सीधा सीधा प्रभाव, इनका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, इनका सीधा सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। अब यहाँ मान लो जैसे कि मैंने बात की है कि पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं, उनका जो प्रभाव है वो कहाँ पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है, घटकों का प्रभाव। अब जैसे कि मान लो आजकल आपने देखा होगा कि कई देश अपने को आगे ले जाने के लिए वो इतना अंधाधुंध प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि उन्हें यही पता नहीं रहता है कि हमारे देश का तापमान है या फिर उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी नुकसान हो रहा है। मतलब वो क्या करेंगे कि जैसे मान लो इंडस्ट्री एरिया खोल ली, अब मान लो जहां भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां भी ये इंडस्ट्री एरिया है यानी औद्योगिक क्षेत्र है, अब ये औद्योगिक क्षेत्र जो है ये हमारी अर्थव्यवस्था को तो बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अर्थव्यवस्था को तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पर्यावरण के मामले में तो ये पर्यावरण के लिए ना बहुत ही हानिकारक है, पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक। क्यों? क्योंकि यहां से प्रदूषण की शुरुआत होती है। अब चाहे पर्यावरण में औद्योगिक क्षेत्र से, चाहे आपका जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, तमाम तरह के प्रदूषण यहाँ से पैदा होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र है ये किस पर प्रभाव डाल रहा है, ये पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी है।
अब पर्यावरण अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो है हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहे, अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहे और पर्यावरण पर इसका क्या पड़े, पॉजिटिव प्रभाव पड़े। मतलब नुकसान हो, वो नुकसान इतना कम हो कि पता ना चले, ठीक है। वरना एक दिन क्या होगा, एक दिन क्या होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। और अब मान लो बिना रिसोर्सेज के हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अर्थव्यवस्था में हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको हम मतलब टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे या कुछ भी मतलब ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े, ठीक है। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं या फिर परिवहन है, परिवहन है, कृषि है, कृषि है, इन इन सबसे क्या होता है, इन सबसे वायुमंडल जो हमारा है ना वो प्रदूषित होता है, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है, ठीक है। और इस प्रदूषण का जो असर है ना वो हमारे यहाँ की जो समाज है उस पर पड़ता है, मतलब जीव जंतु उस पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे कोई भी अछूता नहीं है। अब जैसे कि मान लो कहीं जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, चाइना है, यहाँ क्या है, यहाँ उद्योग क्षेत्र बहुत ज़्यादा है और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना इसका बहुत उत्पादन करते हैं, ठीक है। इन क्यों उत्पादन करते नहीं है, हो जाता है जाने अनजाने में। जब अपना औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि CO2 का उत्पादन ज़्यादा होगा। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारा वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। और इस वैश्विक तापमान का जो असर है ना वो जैसे मान लो कि चीन में कोई औद्योगिक क्षेत्र है, अब वो चलो इसका फायदा किसको हो रहा है, चीन ने अपने यहाँ जो है औद्योगिक क्षेत्र खोल रखा है, उसका फायदा किसको हो रहा है, चीन को हो रहा है। लेकिन जो इस औद्योगिक क्षेत्र से क्या हो रहा है, CO2 का उत्पादन जो हो रहा है इसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ता है और इसका असर क्या पड़ता है, वैश्विक तापमान पर सबसे अधिक पड़ता है, ठीक है। और वैश्विक तापमान की वजह से जो पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है ना, तापमान, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। और उस बढ़ते तापमान की वजह से इसका असर जो है हमारे यहाँ के समाज पर पड़ रहा है, ठीक है। जो भी पृथ्वी पर जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मानव है, सब पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आजकल जब कृषि होती है, आजकल जब कृषि होती है तो उस कृषि में इतने ज़्यादा केमिकल, खाद और पता नहीं कीटनाशक और पता नहीं कहाँ कहाँ के जो है केमिकल उसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इन केमिकलों का यूज कहाँ हो रहा है, ये केमिकल बन कहाँ रहे हैं, ये औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये औद्योगिक क्षेत्र चलकर कहाँ रहे हैं, कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं, और कृषि क्षेत्र से चलकर ये डायरेक्ट जाते हैं ह्यूमन पर, यानी मानव पर, वहाँ ये डायरेक्ट अपना असर दिखाते हैं, ठीक है साथियों। और इससे क्या हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है ना, प्रदूषण की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव ये हो रहा है। और इसकी वजह से भी साथियों क्या हो रहा है, इसकी वजह से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। वैश्विक तापमान में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, जो कि हमारे समाज के लिए या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो साथियों अर्थशास्त्र में पर्यावरण, अर्थशास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो इसके लिए हम अर्थशास्त्र में पर्यावरण का अध्ययन करते हैं और एक अर्थशास्त्र में एक नई शाखा का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये अर्थशास्त्र की एक शाखा है, पर्यावरण अर्थशास्त्र, ठीक है। अब मेन रूप से हम देखेंगे कि जो पर्यावरण है, ठीक है, मतलब जो आर्थिक पर्यावरण है, आर्थिक पर्यावरण है,
यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें उद्योग होता है, ठीक है, इसमें कृषि होती है, इसमें आर्थिक वृद्धि होती है, इसमें जनसंख्या होती है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें आर्थिक नीति होती है, आर्थिक नीति आदि। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये चीज़ें डायरेक्टली हमारे पर्यावरण पर असर डालती हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो हमारा इन्वायरमेंट हो गया, और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या होती है ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब पर्यावरण अर्थशास्त्र को हम एक मतलब ये तो हमने व्यवहारिक रूप से बता दिया। अब एक इसकी मतलब जो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण अर्थशास्त्र, पर्यावरण अर्थशास्त्र क्या है? पर्यावरण अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है। ठीक है साथियों, अब और इस पर्यावरण अर्थशास्त्र में पर्यावरण प्लस अर्थशास्त्र, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है साथियों, और यही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि पहले हम बात करते थे, जैसे आपने सुना होगा इको लेवल मार्क, इको लेवल मार्क यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इको लेवल मार्क, तो आपने देखा होगा ना कि ग्रीन कलर का एक जैसे रिसाइकिल मार्क होता है, रिसाइक्लिंग मार्क, इस तरह से गोल गोल में मार्क आता है बनके। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये इको लेवल मार्क की शुरुआत की गई थी कि ये उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो पर्यावरण प्रेमी होती है। ठीक है साथियों, मतलब जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उन पर ये इको लेवल मार्क होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि इको लेवल मार्क का क्या मतलब है। तो इको लेवल मार्क का क्या मतलब है कि वह वस्तुएं जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो ये इको लेवल मार्क भाई यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम जब किसी उद्योग, जनसंख्या, कृषि या आर्थिक नीति की बात करते हैं तो ये केवल किसकी बात हो गई, जैसे कि हम बात करें, मान लो उद्योग, ठीक है, जनसंख्या, कृषि या आर्थिक नीति, या और भी इसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, आर्थिक नीति। अब जब हम इनकी बात करते हैं ना तो ये क्या है साथियों, ये केवल अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये क्या है, ये केवल अर्थशास्त्र है। लेकिन जब हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर किस चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल बड़ा ट्रेंड में ग्रीन जीडीपी, ठीक है, अब उद्योग, जनसंख्या, कृषि, आर्थिक नीति, ये सारी किस में आती हैं, ये सारी मतलब इन सब से एक देश की जीडीपी में इजाफा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ओनली जीडीपी की।
लेकिन अगर हमने जब पर्यावरण को इसमें शामिल कर लिया है, पर्यावरण अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हम किसकी बात करेंगे? ग्रीन जीडीपी की। यहाँ यानी इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो उद्योग है या जनसंख्या है, तुम्हारा पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर है, या फिर आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इन सबको उस तरह से इनका निर्वहन करेंगे हम कि हमारा जो पर्यावरण है ना, हमारा जो पर्यावरण है, इस पर इसका दुष्प्रभाव कम से कम पड़े, या ना कि बराबर पड़े। ठीक है साथियों। तो और पर्यावरण अर्थशास्त्र जो है ना, पर्यावरण अर्थशास्त्र ये कल्याण से संबंधित है। पर्यावरण अर्थशास्त्र कल्याण से संबंधित है। कल्याण से कैसे संबंधित है? जैसे कि मान लो, अब जैसे किसी देश में क्या है, किसी देश में उद्योग है। अब जो है भैया उद्योग है, अब उस उद्योग से मान लो गंदा पानी निकल रहा है या प्रदूषित पानी निकल रहा है। ठीक है, तो अब इनने क्या किया, इनने ऐसी पानी जो है ऐसे ही मतलब कहीं भी उस पानी को जाने दिया। अब ये मान लो किसी खेत में गया, तो उस खेत की भूमि को क्या करेगा, ये ऊसर बना देगा, मतलब वो कृषि करने के योग्य नहीं रहेगी। ठीक है, तो यह कल्याण का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, इस उद्योग का जो पानी हमने ऐसे ही छोड़ रखा था, इसको या तो फिल्टर करके कहीं छोड़ेंगे या फिल्टर करके कहीं नहीं छोड़ेंगे, तो अपना एक ऐसा रिसोर्स बनवाएंगे जहाँ ये पानी जा सके। ठीक है, और इस पानी से किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, तब ये क्या होगा, तब यही उद्योग क्या बन जाएगा, कल्याणकारी बन जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के लिए भी और अर्थशास्त्र के लिए तो है ही वो। ठीक है, तो पर्यावरण अर्थशास्त्र कल्याण की बात करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसमें सबसे पहला जो इन्वायरमेंट में जो हेडिंग दी गई है कि पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु के रूप में, एक सामाजिक वस्तु के रूप में। ठीक है, अब पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु के रूप में कैसे, कि जैसे मान लो कि ये राम है। ठीक है, अब राम को मान लो धूप में बैठना है। किस में बैठना है? धूप में बैठना है। ठीक है, धूप सेकनी है इसे। ठीक है, अब इस राम का दोस्त है श्याम। ठीक है साथियों, इस राम का दोस्त है श्याम, इसे भी धूप सेकनी है। ठीक है, इसे भी धूप सेकनी है। ठीक है, तो श्याम ने क्या किया, श्याम जो है राम के पास आकर बैठ गया। ठीक है, श्याम राम के पास आकर बैठ गया। अब राम के पास आकर जब बैठा, तो आप मुझे ये बताइए कि जो धूप राम सेक रहा था, क्या इसके श्याम के सेकने से राम पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या इसकी जो उपयोगिता थी उसमें कोई कमी आई? उपयोगिता में कोई कमी आई? नहीं आई। अब मान लो कि आप घर में 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं या 10 लोग हैं। ठीक है, या फिर आप मान लो कि एक क्लास में है। ठीक है, इस क्लास में मान लो 50 लोग हैं। ठीक है, और अब आपका एक शिक्षक भी है। ठीक है, एक शिक्षक भी है। अब सभी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब सभी लोग श्वास लेंगे, श्वसन क्रिया तो सब करेंगे, क्योंकि बिना श्वसन के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या कोई एक छात्र दूसरे छात्र से ये कहता है कि भाई तू सांस मत ले, तेरे सांस लेने से मेरी ऑक्सीजन में कमी हो रही है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो वायु है ना, वायु, धूप, ये कैसी वस्तु हैं? ये पर्यावरण वस्तुएं हैं, और ये वस्तुएं सामाजिक वस्तुएं हैं। कैसी वस्तुएं? सामाजिक वस्तुएं हैं। और सामाजिक वस्तुओं की खासियत क्या होती है
कि अगर एक व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा ना, अगर एक व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा तो दूसरे पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरे पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कैसी हो गई? तो पर्यावरण एक सामाजिक वस्तु के रूप में, ये चीज आपके समझ आ गई? ठीक है, आगे लेकिन इसकी ये कंडीशन होती है कि जैसे मान लो ये राम है, ये श्याम है, या फिर क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ये सारे कैसे हों? ये 100% स्वस्थ होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे कि अभी कोविड का माहौल चल रहा है, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, अभी वैसे काफी केस निकल रहे हैं, सुनने में आ रहा है। अब मान लो कि एक पार्क है या क्लास है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ऑफलाइन क्लास की बात चल रही साथी, ठीक है, ऑफलाइन क्लास की, क्योंकि ऑनलाइन में तो हम एक दूसरे के पास ही नहीं होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कहीं दूर से मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो ये ऑनलाइन क्लास की बात है, वो सॉरी ऑफलाइन क्लास की बात है। अब मान लो कि पार्क में क्लास में एक व्यक्ति ऐसा पहुंच गया जो कैसा है, कोविड पॉजिटिव है, तब साथियों क्या होगा? तब पर्यावरण की जो वस्तु है ना, वो सामाजिक वस्तु तो रहेगी, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका प्रभाव, कोविड एक व्यक्ति है तो ये बहुत लोगों को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो सामाजिक वस्तु का ये एक मतलब वो भी होता है, एक अपवाद कह सकते हैं। तो इन दोनों को हम कहाँ पढ़ते हैं? इनको, जैसे ये जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इसको हम बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कि निगेटिव बाध्यताएं, ठीक है, निगेटिव बाध्यताएं, ठीक है। अब एक चीज और होती है पॉजिटिव बाध्यताएं, या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ये मैंने आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स में कराया है, तो अगर आपको विस्तार से देखना है पॉजिटिव बाध्यताओं को और निगेटिव बाध्यताओं को, तो आप पब्लिक इकोनॉमिक्स क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि जो पर्यावरण होता है वो एक सामाजिक वस्तु है, जैसे कि धूप हो गया, वायु हो गया, मतलब एक व्यक्ति अगर इसको यूज करेगा तो दूसरे पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, और ना ही किसी को हम रोक सकते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, उसे बोलते हैं हम बाजार विफलता। हालांकि ये जो पॉजिटिव बाध्यताएं और नेगेटिव बाध्यताएं होती हैं, इनसे बाजार विफलता होती है, ठीक है। बाजार विफलताओं के लिए ये दोनों दोनों जो है उत्तरदायी हैं। आगे हम बात करेंगे साथियों खोज प्रमेय के बारे में। खोज प्रमेय के बारे में, ठीक है, खोज थ्योरम के बारे में, ठीक है। अब खोज थ्योरम जो है, इसका प्रतिपादन किया था रोनाल्ड कोज ने। रोनाल्ड कोज ने कब किया था? 1960 में, ठीक है। अब ये जो प्रमेय होती है, खोज प्रमेय होती है, ये किसकी बात करती है? ये बात करती है बाह्यता के बारे में, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नलिटीज के बारे में। और एक्सटर्नलिटीज जो थी मैंने आपको कहाँ पढ़ाई थी? पब्लिक इकोनॉमिक्स में, ठीक है, यानी कि बाजार विफलता में मैंने आपको ये पढ़ाई थी। तो ये क्या करता है कि जैसे कोई निगेटिव एक्शन, यहाँ हम केवल निगेटिव एक्सटर्नलिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज यानी कि नकारात्मक बाध्यताएं पढ़ेंगे हम, ठीक है।
बाकी आपको अगर ये डिटेल में पढ़नी है तो आप पब्लिक इकोनॉमिक्स क्लास को देख सकते हैं। ठीक है साथियों, और वैसे भी क्रैश कोर्स है तो हम इन चीज़ों को विस्तार से नहीं पढ़ा सकते हर जगह, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है साथियों, नकारात्मक बाध्यताएं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। जैसे पीछे बात की थी कोविड पॉजिटिव के बारे में, ठीक है, या फिर किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। अब ये व्यक्ति मान लो सिगरेट पी रहा है। अब ये व्यक्ति जब सिगरेट पिएगा तो इसका असर जो इसके आसपास व्यक्ति होंगे उस पर पड़ेगा, आसपास जो व्यक्ति होंगे उन पर इसका असर पड़ेगा। जैसे मान लो ये व्यक्ति कहीं पब्लिक प्लेस पर क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। अब वहाँ मान लो आप खड़े हैं, आपके पास आपका बेबी है छोटा सा, तो इसका जो स्मॉग होगा, धुआं होगा, इससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो ये व्यक्ति समाज में क्या फैला रहा है, ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज फैला रहा है, यानी कि नकारात्मक बाध्यताएं फैला रहा है। इन नकारात्मक बाध्यताओं की वजह से समाज को क्या होता है, समाज की जो कॉस्ट होती है ना, मैंने आपको पढ़ाई थी वहाँ, सोशल मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। किससे ज़्यादा बढ़ जाती है, पीएमसी से, यानी कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने ये दोनों चीज़ों को चित्र बनाकर समझाया है पब्लिक इकोनॉमिक्स में, वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, या कोई व्यक्ति, आप जैसे पढ़ने बैठे तो क्या किया, आपके पड़ोसी ने गाना चला दिया और शोर होने लगा, तो ये क्या हो रहा है, आपका जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है ना बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से क्या होगा, ये निगेटिव बाध्यताएं हैं। ठीक है, निगेटिव बाध्यताओं से क्या होता है कि एक व्यक्ति तो मतलब उपभोग करता है उस चीज़ का, लेकिन उस उपभोग की वजह से ना जो दूसरा व्यक्ति उसको क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, अब कोच में क्या कहता है, कोच में कहता है कि जो निगेटिव बाध्यताएं होती हैं, निगेटिव बाध्यताएं होती हैं, इन्हें हम दो तरीकों से रोक सकते हैं, दो तरीकों से रोक सकते हैं। नंबर एक, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसने क्या किया, सिगरेट पिया। अब ये सिगरेट जब पिएगा तो समाज को इससे नुकसान होगा। तो जो वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नेगेटिव बाध्यताएं फैलाती हैं, सिगरेट हो गया, शराब हो गई, या फिर जिनसे समाज को नुकसान होता है, उन पर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। ठीक है, और इस टैक्स को मैंने पहले भी बता चुका है, ये पिगोन टैक्स कहलाता है, पिगोन टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाता है, तो इसको आप याद रखें। ठीक है, अब ये तो ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे कि मान लो, इसी में बता रहा हूं मैं, कि जैसे आप कहीं पे पब्लिक प्लेस पे खड़े हो और आपके सामने अगर एक व्यक्ति जो है सिगरेट पीने लगा और उसके धुएं के जो छल्ले हैं वो आपके मुंह पर मारने लगा, तो आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आएगी। क्यों, क्योंकि आपको उससे नुकसान हो रहा है। तो आप क्या करेंगे कि पुलिस स्टेशन जाकर उसकी शिकायत करेंगे। ठीक है, पुलिस स्टेशन जाकर क्या करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस है बहुत ही लंबा है। ठीक है, तो कोच ने कहा था कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, मतलब समझौता कर सकते हैं, दूसरे तरीके में समझौता कर सकते हैं आपस में बैठकर। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, ठीक है, सिगरेट पी रहा है। अब क्या हुआ, आप पुलिस स्टेशन नहीं गए, उससे बोला भैया कि आप सिगरेट, ये पब्लिक प्लेस, आप सिगरेट यहाँ मत पिए। क्यों, क्योंकि अब बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो क्या होगा, वो सिगरेट फेंक देगा। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, बिना शिकायत के ही आपका समय बच गया और आपकी सिरदर्दी बच गई।
तो ये क्या कहलाता है, ये बार्गेनिंग कहलाता है। ठीक है साथियों, यानी कि इसे हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ एक्शन, सेल्फ एक्शन। ठीक है साथियों, इसको हम सेल्फ एक्शन बोल सकते हैं। अब यहां से नकारात्मक बाधाएं फैलती हैं। और एक चीज और होती है साथियों, जैसे संपत्ति अधिकार। संपत्ति अधिकार, ठीक है, ये क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई पर्यावरण वस्तु जो होती है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। पर्यावरण जो वस्तु होती है ना, ये गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत होती है। ठीक है, गैर बहिष्कृत होती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई वस्तु है, मान लो मछली है, ठीक है, अब मछली पकड़ने गई कहीं, अब इस मछली को एक साथ राम ने और श्याम ने, दोनों ने जो है पकड़ लिया है। ठीक है, राम ने और श्याम ने दोनों ने पकड़ लिया है। अब राम कह रहा है कि ये मछली मेरी है और श्याम कह रहा है कि ये मछली मेरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की जो इन्होंने पकड़ने का जो भी सिस्टम होता है, जिसे शायद हमारे यहाँ तो कांटा बोलते हैं, उसमें फंस जाती है दोनों के। तो इस मछली पर इन दोनों का अधिकार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मछली है ना, ये पर्यावरण वस्तु है। और पर्यावरण वस्तु में क्या खासियत होती है कि ये गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी होती है। मतलब एक कोई भी इस पर मालिकाना हक नहीं जमा सकता है। जैसे कि मान लो कि तालाब है या समुद्र है, इस पर, और ये कैसा सार्वजनिक है, तो इस पर सबका बराबर हक होगा। ठीक है, हम किसी को इसके उपभोग से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, और ना ही उसे मना कर सकते हैं। तो अब हाँ, लेकिन इन राम और श्याम में क्या हो सकता है, समझौता हो सकता है, बार्गेनिंग हो सकती है, समझौता हो सकता है इन दोनों के बीच कि भाई ये मछली तू ले ले, अगली जो आएगी उसे मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आपस में समझौता कर सकते हैं। ठीक है, आपस में समझौता कर सकते हैं। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। यही साथी कोच पेरी में यही बताता है हमें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हेडोनिक प्राइस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से, ये वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको जहां से क्वेश्चन आने की 100% श्योरिटी होती है। हेडोनिक प्राइस, इसको हम सुख में कीमत भी बोलते हैं, सुख में कीमत भी बोलते हैं। ठीक है, इसको, ये जो कॉन्सेप्ट है हेडोनिक प्राइस का, इसको दिया था शेरविन रोसन ने। शेरविन रोसन कब दिया था? 1974 में। ठीक है साथियों, अब ये सुख में कीमत क्या होती है, हेडोनिक प्राइस, ये तो पता चल गया आपको कि 1974 में शेरविन रोशन नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये दिया था। अब मैं बताता हूँ कि सुख में कीमत क्या होती है। जैसे इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है ना, वो है हाउसिंग मार्केट। हाउसिंग मार्केट, ठीक है, यानी कि जो घर खरीदते हैं हम, वो। अब मान लो कि राम एक व्यक्ति है, राम को क्या हुआ कि ये दिल्ली गया, मान लो, कहाँ गया? दिल्ली गया, और दिल्ली में इसने एक घर देखा, और उसकी कीमत क्या थी साथियों? उसकी कीमत थी 50 लाख रुपए। ठीक है, अब मान लो ये था, मान ली 100 गज में बना हुआ था। ठीक है, अब दूसरा एक व्यक्ति है श्याम,
ये मान लो भारत के किसी गांव में गया, ठीक है, वहां इसने घर देखा, ठीक है, और वहां जब इसने घर देखा तो उतनी ही जगह में यानी 100 मान लो 100 गज में मकान देखा, उसकी कीमत भाई बड़ी कम थी, मान लो 5 लाख रुपए, ठीक है, इतनी कीमत थी। अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कीमत का, यही क्या कहलाता है, हेडोनिक प्राइसिंग कहलाती है। मतलब आप जितनी ज्यादा सुविधाएं लेंगे ना, ये लिखा है सुख में, जितने ज्यादा आपको फैसिलिटीज चाहिए उतने ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली में घर है ना, वहां पर आपको मेट्रो स्टेशन ही पास होगी, ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन ही पास होगी, आपकी मार्केट ही पास होगी, स्कूल भी पास होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हो सकता है पार्क भी हो। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ जब आप गांव से निकलेंगे कहीं के लिए, चाहे स्कूल के लिए, मार्केट के लिए, मेट्रो के लिए या रेलवे स्टेशन के लिए, तो वहां तक जाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इन फैसिलिटीज़ के कारण क्या होता है, इन फैसिलिटीज़ के कारण जो गांव में जो ज़मीनें होती हैं वो सस्ती होती हैं शहरों की अपेक्षा। अब जैसे आपने देखा होगा, आप या जाके देख भी सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, आप किसी गांव में रहते हैं और मान लो आपके गांव में आप जमीन का रेट लेना, ठीक है, जमीन का रेट लेना, वहीं आप क्या करना कि अपने गांव से जो सबसे पास का कस्बा हो या शहर हो वहां चले जाना, या आप अपने जनपद में चले जाना, ठीक है, जनपद में चले जाना, वहां पे उतनी जगह की कीमत पूछना उस शहर में, और अपने गांव में उतनी जगह की कीमत पूछना, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही हेडोनिक प्राइसिंग के अंतर्गत शेरविन रोशन ने बताया था कि आप जितनी फैसिलिटीज चाहेंगे, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको लेने की आवश्यकता है, तो वहां पर आप जो घर लेंगे ना या जमीन लेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब है, सीधी सीधी साफ साफ कह सकते कि अधिक सुविधाएं, अधिक सुविधाएं मतलब अधिक कीमत, और कम सुविधाएं मतलब कि कम कीमत, ठीक है। यही क्या है, यही हेडोनिक प्राइसिंग है, ठीक है साथियों। अब आगे इसका पार्ट 2 बचता है, ये हमने आपको पर्यावरण करा दिया है आज, बाकी इसमें जो भी बचेगा वो हम की पॉइंट के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है, पुराने एग्जामों को मैंने पुराने पेपर को एनालाइज किया है, तो मुझे पता है कि यहाँ से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो वन लाइनर की चीज़ें हैं वो हम आपको की पॉइंट के माध्यम से करा देंगे। बाकी इसका जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी वाला पार्ट है, ये हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में कल करा देंगे, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जो साथी हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके संपर्क में हैं जो अर्थशास्त्र से तैयारी कर रहे हैं उनको हमारी क्लास शेयर करें और क्लास को लाइक भी करें। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।